जी क्लास। तो हम डिस्कस कर रहे थे इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फर्म्स रिसोर्सेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास $100 हैं और आपने मोबाइल परचेज करने और लैपटॉप परचेज करने हैं, तो आपने क्या परचेज कर लिया? आपने मोबाइल परचेज कर लिया है, ठीक है। तो आपने क्या छोड़ा? आपने लैपटॉप छोड़ दिया। तो लैपटॉप आपका क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बेस्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, जो आपने गिव अप कर दिया, यानी आपने छोड़ दिया, जो आपने नहीं लिया। जो आपने नहीं लिया वो कहलाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और जो आपने ले लिया वो कहलाती है आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। डिफरेंस है दोनों में। मोबाइल जो आपने खरीदा है वो आपकी क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट है, वो आप एक्सपेंस है आपका फिर। और जो आपने लैपटॉप नहीं लिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। जो आपने तर्क कर दिया, जो आपने छोड़ दिया, वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। क्या लिखा? दीज कॉस्ट डू नॉट अपियर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द फर्म। वो तो अपियर होगी भी नहीं जब आपने वो चीज ली ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? आपने तो मोबाइल परचेज कर लिया $100 का, ठीक है। जब आपने $100 का मोबाइल परचेज कर लिया तो आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट तो रिकॉर्ड हो गई। आपने तो वो परचेज ही नहीं किया था लैपटॉप, तो उसको क्यों रिकॉर्ड करेंगे? मगर वो क्या कहलाएगी? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। The sum of explicit cost and implicit cost constitute the total cost of production of a commodity. एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जब हम ऐड कर लेते हैं तो कहलाती है आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। अभी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी या ऑल्टरनेटिव या ट्रांसफर कॉस्ट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अलग से आएगा तो अब इस तरह क्लियर करेंगे उसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक थ्योरी। In the simplest term, opportunity cost of a decision may be defined as the cost of next best alternative. ये इसकी डेफिनेशन है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगला बेहतरीन जो ऑल्टरनेटिव था, जो आपने छोड़ दिया है या सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू टेक दिस डिसीजन। आपने मोबाइल परचेज कर लिया है, ठीक है, और आपने लैपटॉप नहीं परचेज किया। तो जो आपने लैपटॉप नहीं लिया वो आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये पॉइंट समझे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों आती है। जितने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को हम ऐड कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्म इफ with a sum of rupees 2000 a producer can produce a bicycle or a radio set and decides to produce a radio set। उसने रेडियो सेट जो है प्रोड्यूस कर लिया, बाईसाइकिल को छोड़ दिया। इन दिस केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ रेडियो सेट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ अ बाईसाइकिल दैट ही हैज सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? उस रेडियो की बाईसाइकिल है। जिस तरह मोबाइल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है वो लैपटॉप था, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी हमने डिस्कस किया। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट रिक्वायर्ड मनी पेमेंट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें आप पेमेंट कर रहे होते हैं, आपका खर्च हो रहा होता है। जो आपने मोबाइल परचेज किया तो आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट थे, समझे। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर मनी पेमेंट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें आपने मनी पेमेंट नहीं किया, यानी आपने पेमेंट नहीं किया, आपका खर्चा नहीं हुआ है, वो कहलाती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक। नेक्स्ट आ गया आपका रेवेन्यू। हमने क्या डिस्कस कर लिया? कॉस्ट और
प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को डिस्कस कर लिया। हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेवेन्यू क्या होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद आ गई थर्ड आपकी रेवेन्यू, द इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट जो आप इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। और एनी अदर यूज ऑफ कैपिटल और एसेट्स, या कैपिटल और एसेट्स का दूसरा कोई भी जो यूज है वो कहलाता है आपका रेवेन्यू। यानी जब आप उसको यूटिलाइज करने के बाद, यूज करने के बाद जो जनरेट कर रहे हैं वो अमाउंट आपकी जो कहलाती है वो कहलाती है रेवेन्यू। ठीक है, यानी आमदनी। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। Total revenue is the total receipts a seller can obtain from selling goods or services to buyers. टोटल रिसिट अ सेलर, ये टोटल रेवेन्यू का मतलब है टोटल अमाउंट जो सेलर जो है ऑब्टेन कर रहा है, किस तरह उसके पास आ रही है सेलर के पास ये अमाउंट, फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, बायर्स को। अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो बायर को सेल कर रहा है उसके अगेंस्ट जो उसके पास अमाउंट आ रही है वो कहलाती है टोटल रेवेन्यू। टोटल इस तरह कह लेंगे, इट कैन बी रिटर्न एज P मल्टीप्लाई Q, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। सॉरी, देखिए प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस होता है। अगर आपका एक यूनिट 100 रुपीज़ का मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, बना है, तो वो कहलाती है उसकी कॉस्ट। और आप उसको 120 का सेल करेंगे तो वो कहलाती है 120 उसकी प्राइस। उसकी प्राइस 120 रुपीज़ है, कॉस्ट कितनी है, 100 है, तो 20 रुपीज़ का उसमें प्रॉफिट है आपका। ठीक है, P multiply Q, which is the price of goods multiplied by the quantity of the sold goods. जब आप प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं क्वांटिटी से, जो कि आगे टेबल में हम शो कराएंगे, तो क्या कहलाती है आपकी टोटल रेवेन्यू। Marginal revenue is the additional revenue that will be generated by increasing product sales by 1 unit. मार्जिनल रेवेन्यू वो रेवेन्यू जो आपने क्या कहते हैं एडिशनल यूनिट सेल करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आई है, रेवेन्यू आई है, वो कहलाती है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। यानी टोटल रेवेन्यू को जब हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, तो कहलाती है आपकी एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, ये भी आगे टेबल आएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये तीनों कॉन्सेप्ट। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो यूनिट है उसकी प्राइस है 10 रुपीज़। आपने कितने यूनिट सेल किए, 1 यूनिट, तो आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी है, 10। 2 यूनिट सेल किए हैं तो 10 to the 20 यूनिट आपकी टोटल रेवेन्यू है। अगर आपने 3 यूनिट सेल किए हैं तो 10 3 30, 30 आपकी टोटल रेवेन्यू है। अगर आपने 4 यूनिट सेल किए हैं तो 10 4 the 40, 40 आपकी टोटल रेवेन्यू है। क्या कर रहे हैं हम, प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट से, तो क्या आ रही है टोटल रेवेन्यू। और अगर आपने 5 यूनिट सेल किए हैं तो 10 5 the 50, 50 आपकी टोटल रेवेन्यू है। ये आ गई आपकी TR, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू किसको बोलते हैं, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन टोटल। ठीक है, ये 10 से पहले कुछ नहीं, 10 लिख दिया आपने, 10 और 20 का डिफरेंस आ रहा है 10, 20 और 30 का डिफरेंस आ रहा है 10, 30 40 का डिफरेंस 10, 40 50 का डिफरेंस 10, यानी सबका डिफरेंस आ रहा है 10 10। तो एवरी नेक्स्ट यूनिट यानी जो टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस आ रहा है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। उसमें अमाउंट जो आ रही है वो आ रही है 10। ठीक है, 10 रुपीज़ आ रही है, ये कहलाती है मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू मींस टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। यानी 10 डिवाइडेड बाय यूनिट्स, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 10, 50 डिवाइडेड बाय 5 10। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं आपकी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू कांस्टेंट है आपकी। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि आपकी सेलिंग प्राइस जो थी वो एक थी, चेंज नहीं थी। सेलिंग प्राइस आपकी चेंज नहीं थी, 10 रुपीज ही रखी, इस वजह से आपका ARMR जो है एक फल आ रहा है। टोटल रेवेन्यू, ठीक है। प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर रहे होते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। अच्छा, रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस है, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब हो गया टोटल अमाउंट जो आपने जनरेट किए, जो आपने सेल्स करने के बाद जो आपके पास टोटल अमाउंट आई है वो कहलाती है आपके रेवेन्यू। उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो कहलाएगी आपकी प्रॉफिट। तो कॉस्ट यानी रेवेन्यू में कॉस्ट इंक्लूड होती है, आपको रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करनी होगी तो जो बचेगा वो कहलाएगा प्रॉफिट, वो भी टोटल कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो वो कहलाते हैं आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट, इंक्लूडिंग बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आनी चाहिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दें आप टोटल कॉस्ट तो आपका क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट। वो जो आपका प्रॉफिट है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट ही था। अकाउंटिंग प्रॉफिट मींस जो हम जो अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो ये होता है, क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसमें सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर रहे होते हैं आप, इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस नहीं करते, इसलिए अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को बोलते हैं, ऐसी कॉस्ट जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है। अगर आपने मोबाइल परचेज किया है, आपने एडवर्टाइजिंग के पैसे दिए हैं, आपने रेंट पे किया है, आपने वेजेस पे किए है, आपने इंश्योरेंस पे किया है, तो ये तमाम जो हेड ऑफ अकाउंट है, ये तमाम एक्सपेंसेस आपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए हैं, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए हैं, ये आपके एक्सपेंसेस हैं, तो ये कहलाते हैं आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब आप टोटल रेवेन्यू में से ये टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपका आता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, ये जो हम अकाउंटिंग में शो करा रहे होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट में और अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस ही यही होता है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट में आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों माइनस करते हैं। यानी अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट 100 है, इम्प्लिसिट कॉस्ट 30 है, ठीक है, और आपकी जो रेवेन्यू टोटल 500 है, तो 500 में से जब आप 130 माइनस करेंगे, ठीक है, 370 आपका क्या आएगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, क्या क्या आपने 500 में से माइनस कर दिया टोटल कॉस्ट, यानी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों माइनस कर दी। एक्सप्लिसिट आपके 100 है और इम्प्लिसिट आपकी 30 है, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कितनी हो गई? 130। 500 में से 130 माइनस किया, आया 370। 370 आपकी क्या आया? इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब जरा आते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। 500 आपके रेवेन्यू है और आपने रेवेन्यू में से कितना माइनस करना है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो कितनी थी? 100। तो 500 में से आपने 100 माइनस किया तो आप कितनी आई? अकाउंटिंग प्रॉफिट 400। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक प्रॉफिट की, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप एक कॉस्ट माइनस कर रहे होते हैं और इकोनॉमिक प्रॉफिट में आप दो कॉस्ट माइनस कर रहे होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वजह है कि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट के मुकाबले में। ये देखिए इधर इधर शो हो रही है लिखा हुआ है इकोनॉमिस्ट वर्सेस अकाउंटेंट। इकोनॉमिस्ट इंक्लूड
ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन एनालाइजिंग अ फर्म। जब हम किसी फर्म को एनालाइज कर रहे होते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, फर्म का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम देख रहे होते हैं, यानी उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को देखते हैं। लिखा हुआ है हाउ एन इकोनॉमिस्ट व्यूज अ फर्म। किस तरह देखते हैं एक फर्म को इकोनॉमिस्ट? तो इकोनॉमिस्ट किस तरह देखता है? इकोनॉमिस्ट बोलता है कि अगर आपकी रेवेन्यू या आपकी टोटल रेवेन्यू है, तो टोटल रेवेन्यू से दोनों कॉस्ट माइनस कर दें। जब आपने टोटल रेवेन्यू में से दोनों कॉस्ट माइनस कर दी, तो आपका प्रॉफिट जो ये बचा है, ग्रीन कलर में जो लिखा है, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट है। ठीक है, कम है ये इसके मुकाबले में। क्यों? इसलिए कि अकाउंटेंट मेजर ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, देयर फॉर इकोनॉमिक प्रॉफिट इज स्मॉलर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट कम होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट के मुकाबले में, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है। ये देखिए क्यों? इसलिए कि टोटल रेवेन्यू में से इसने सिर्फ एक कॉस्ट माइनस की है, वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट ग्रीन कलर में जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट है, तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है। तो इकोनॉमिस्ट जब किसी फर्म को देख रहा होता है, तो उसमें क्या देखता है? वो जस्ट उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को माइनस करता है, तो इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉफिट कम होता है। और जो अकाउंटेंट होता है वो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करता है, लिहाजा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, द मैनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट समरी, ये हमने समरी यहाँ पे लिखी हुई है। इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए कि आगे में क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है और ग्राफ भी बनाना होगा। ठीक है, तो और अभी बनेगा वो, और मैं अभी आपसे एक टाइम देके आपसे वो ग्राफ ले लूंगा मैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप ग्रुप में अपने नेम के साथ साइन कर दिएगा, बल्कि ग्रुप में नहीं, मैं गूगल क्लासरूम में जो है ये क्वेश्चन आपको अभी दे रहा हूँ, ये आप मुझे उसमें सबमिट करेंगे और अभी बनाएंगे, मैं आपको उसका टाइम दे दूंगा अभी। ठीक है, ये तमाम फार्मूलाज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए कि इसकी बेस पर आप आगे टेबल बनाएंगे और वो बनाएंगे ग्राफ। ये पूरी समरी इन्होंने इधर दी हुई है। जैसे कि लिखा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट दैट रिक्वायर्ड एन आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म। आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म यानी फर्म जो पे कर रही है, जो खर्च कर रही है एक फर्म, वो कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि फर्म जो है रेंट पे कर रही है, सैलरी पे कर रही है, इंश्योरेंस पे कर रही है, वेजेस पे कर रही है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है उसकी। और implicit cost means cost that do not require an outlay of money by the firm, cost that do not require an outlay of money by, जब जिसके लिए फर्म पैसे पैसे खर्च नहीं करती, वो कहलाती है उसकी implicit cost। जैसे कि अभी आपको बताया था कि उसने जो मोबाइल परचेज किया है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है, और जो लैपटॉप परचेज नहीं किया वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, समझे? इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जिसके लिए फर्म पे कर रही है वो कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जिसके लिए फर्म पे नहीं कर रही वो कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। एफ सी मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ साथ वेरी नहीं होती, चेंज नहीं होती, वो कहलाती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, जो आउटपुट के, जब आप जितनी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी चेंज हो रही है, वो कहलाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट।
टोटल कॉस्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इनपुट्स दैट अ फर्म यूजेज इन प्रोडक्शन। ये टोटल कॉस्ट मीन्स फिक्स कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं आप वेरिएबल कॉस्ट। तो जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो क्या कहलाती है? टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? का आंसर क्या है? जब फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं आप क्वांटिटी से, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाती है आपकी वो? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये फॉर्मूले हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसकी बेस पर आप आगे ग्राफ वाई बनाएंगे और टेबल बना के मुझे शो कराएंगे, ठीक है, और क्लासरूम में सबमिट कराएंगे और मैं चेक करूंगा अभी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट को जब हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से तो कहलाती है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट, जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कहाँ से आई? टोटल कॉस्ट ये रही, ये रही। टोटल कॉस्ट को डिवाइड करें हम क्वांटिटी से, नंबर ऑफ आउटपुट यानी, तो कहलाती है आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ये पढ़ चुके हैं सब, ठीक है, दोबारा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, और नए सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। Marginal cost, the increase in total cost that arises from an extra unit of production। जो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की बेस पर बनती है वो कहलाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जिसको बोलते हैं एवरी नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आगे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन है जो अभी आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन में। योर कजन विनी ऑन अ पेंटिंग कंपनी विथ फिक्स कॉस्ट 200 एंड द फॉलोइंग शेड्यूल फॉर वेरिएबल कॉस्ट। उसकी फिक्स कॉस्ट जो है 200 है, ठीक है। उसने एक पेंटिंग जो है कंपनी खोली है, समझे कोई भी उसने शॉप बिजनेस कर रहा है, उसमें जो टोटल कॉस्ट आ रही है, नहीं फिक्स कॉस्ट आ रही है, वो कितनी है? $200। $200 उसकी क्या है? फिक्स कॉस्ट। और नीचे क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी ऑफ हाउसेस पेंटेड, उसने इतने हाउस जो है पेंट किए हैं। वन हाउस जब पहला घर पेंट किया था उसमें उसकी वेरिएबल कॉस्ट आई थी $10। सेकंड पेंट किया तो उसमें उसकी कॉस्ट आई है $20। थर्ड में 40, 4 में 80, 5 में 160, 6 में 320, 7 में 640। ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए। सेकंड वेरिएबल कॉस्ट उसकी हो गई 10, 20, 40, 80, 160, 320 और 640, और ऊपर लिखी हुई फिक्स कॉस्ट, ठीक है। करना क्या है आपको? आपने एक टेबल बनाना है और उस टेबल में आपने कैलकुलेट करना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट फॉर ईच क्वांटिटी। 3 आपने कॉलम्स कैलकुलेट करके और बनाने हैं। पहले तो कॉपी पे ऐसा करें कि सबसे पहले कॉपी पे आप बनाएं क्वांटिटी ऑफ हाउसेस पेंटेड। उसमें क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट कॉलम में ये आ गया, ठीक है। सुन लें ताकि बार बार पूछना नहीं पड़े आपको, मैं एक मरतबा आपको समझा रहा हूँ, क्लियर कर लें। फर्स्ट कॉलम में आपने क्या लिख दिया? क्वांटिटी ऑफ हाउसेस पेंटेड पर मंथ, इतने हाउस आपने पेंट किए हैं पर मंथ में, तो आपने फर्स्ट कॉलम में ये कॉलम बना दिया। 1 से 7 तक आपने उसमें काउंटिंग कर ली, ठीक है। सेकंड कॉलम आप बनाएंगे वेरिएबल कॉस्ट का, नीचे लिखी हुई वेरिएबल कॉस्ट 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम में आप बनाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट। थर्ड कॉलम है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में आप बनाएंगे 200, 200, 200, यानी 200 करके लिखेंगे सब में। 1 से 7 तक कितनी अमाउंट लिखेंगे आप? 200। फिर उसके बाद नीचे 3 वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जो है मुझे आप जो है 5 मिनट्स में, 5 to 10 मिनट्स में चलेंगे, 10 मिनट्स में इसको
आप सबमिट करा दें। क्लासरूम में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, मगर 10 मिनट्स में करा दिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। साढ़े 12 बजे की मेरी टाइमिंग है, 10 से 12:30, ठीक है। आप कोई भी क्लास के बारे में ना बोले कि टाइमिंग ये कर लें वो कर लें, ठीक है। एक ही टाइम है क्लास का, 10 से 12:30, मैं 12:30 तक आपकी क्लास लूँगा। अभी आप जल्दी जल्दी काम कर लें। अगर क्या कहते हैं, मीटिंग्स हमने अभी अरेंज कर ली, बीच में गैप नहीं दिया तो 12 बजे क्लास ख़त्म हो जाएगी, और बीच में गैप दे देंगे तो फिर क्लास टाइमिंग जो है 12:30 बजे तक जाएगी, ठीक है। तो विदाउट गैप जो है हम 12:30 बजे तक उसको एंड कर सकते हैं। अभी जो काम दिया जल्दी कर लें, 10 मिनट्स में आप इसको बनाइए और सबमिट कराएं। मैं लिंक दे रहा हूँ आपको क्लासरूम में। एक ही पेज पर बनाइएगा इसके कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम क्या है, क्वांटिटी ऑफ हाउसेस पेंटेड पर मंथ। सेकंड कॉलम है वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड कॉलम है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फोर्थ कॉलम है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फिफ्थ कॉलम है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और सिक्स कॉलम है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। 6 कॉलम टोटल।
एक कॉलम जो है टोटल कॉस्ट का भी बनाइएगा। टोटल कॉस्ट किस तरह आएगी वो आपको पता है, ठीक है। एक कॉलम यानी 7 कॉलम्स बनेंगे टोटल। फर्स्ट कॉलम है क्वांटिटी ऑफ हाउसेस पेंटेड पर मंथ। सेकंड कॉलम है वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड कॉलम है फिक्स्ड कॉस्ट। फोर्थ मैंने अभी आपको बताया है कि आप बीच में वो बना दिएगा, वरना जिसने अगर कॉलम्स बना दिए तो लास्ट में बना दे, मगर पहले बनाना पड़ेगा, वो लास्ट में बनेगा नहीं वो। फोर्थ कॉलम आप बनाएंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स दोनों ऐड होके आएंगे, ठीक है। 4 हो गए आपके। और फिफ्थ में आपका आएगा फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, नीचे लिखी हुई है ना रिक्वायरमेंट देखें। नंबर 6 में आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नंबर 7 में आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। टोटल 7 कॉलम्स बनेंगे। आपको लिंक मैंने दे दिया है क्लासरूम में, प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन नंबर 1 के नाम से। तो उसमें आप जो है सबमिट कराएंगे।
ये मीटिंग जो है 1 मिनट बाद एंड हो जाएगी। मैं फ़ौरन आपको थर्ड मीटिंग दूंगा और कोशिश करेंगे वो थर्ड मीटिंग में जो है वो आपकी लास्ट मीटिंग हो। बस एक साथ क्लास लेंगे तो ये फिर आपके 12 बजे क्लास एंड हो जाएगी। दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा क्लास को। ठीक है, जैसे ही एंड हो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा और फिर आप इसी मीटिंग से इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा क्लास। बस आपके 4 मिनट्स हैं, 4 मिनट्स में आप सबमिट करा दें। इतना मैंने आपको इतना बड़ा काम दिया नहीं था।